न्यूयॉर्क टाइम्स में 5 अगस्त को रिपोर्ट छपी कि न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी और अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघमा ने फंडिंग की। 2 महीने के बाद 3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों पर रेड डाली गई। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। भारतीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई को दुनिया भर के प्रमुख अखबारों और मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से छापा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और कंट्रीब्यूटर्स के घरों पर छापेमारी और उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। न्यूज क्लिक भारत सरकार की आलोचना करने वाला एक वामपंथी न्यूज आउटलेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया पर तेज होते हमले का ये ताज़ा नमूना है। जबकि ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख के बाद न्यूज क्लिक की चीन से फंडिंग का मुद्दा बीजेपी के सांसद ने उठाया। इसके तुरंत बाद न्यूज क्लिक के ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया और इस पर भारत की केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी ने जांच शुरू कर दी। न्यूज क्लिक भारत के कुछ बचे हुए स्वतंत्र समाचार संगठनों में से एक है। इस पर साल 2021 से जांच चल रही है और अब इसके एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार किया गया है। एक बात यहां पर और जोड़ दूं कि एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ को 7 दिन के रिमांड में भी भेजा जा चुका है। मोदी सरकार में स्वतंत्र पत्रकारों पर प्रहार, इस तरह के आरोपों को एक बार फिर बल मिला है। सत्ता से सवाल पूछना पत्रकार का कर्तव्य है। इसे अपराध कहने वालों को लोकतंत्र और तानाशाही का फर्क समझा पाना नामुमकिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कई सवाल इस स्थिति से निकलकर बाहर आ रहे हैं। ये सवाल क्या है आज स्ट्रेट टॉक में जो हम रखना चाहते हैं अपने दर्शकों के सामने, इस पर एक नजर डालिए कि क्या स्वतंत्र पत्रकारों के प्रभाव से सत्ता डर गई है। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या स्वतंत्र पत्रकारों के प्रभाव से सत्ता यानी कि मोदी सरकार डर गई है। क्या सत्ता से सवाल करना आतंकी अपराध कहलाया जाएगा, ये भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। जांच एजेंसियां अब तक दिल्ली दंगा, शाहीन बाग, किसान आंदोलन में विदेशी साजिश की सच्चाई सामने क्यों नहीं ला सकी, ये भी सवाल किए जाने चाहिए। क्या गोदी मीडिया का असर कम हो गया है, ये भी एक सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या चुनावी वर्ष में सत्ता सवालों से बचने के लिए ऐसा कर रही है, और एक सवाल ये भी कि क्या ये जातिगत जनगणना के गहरे प्रभाव से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है आज स्ट्रेट टॉक में। आइए उनका स्वागत करते हैं, दर्शकों से उनका परिचय भी करवाते हैं। हमारे साथ श्रवण गर्ग वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। पत्रकारिता का 50 वर्षों का अनुभव है और खुद स्वयं ये पत्रकारिता की एक संस्था की तरह है। बहुत बहुत आभार सर आपका कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। लेकिन सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों के तहत ये जो मामला दर्ज किया गया है, कितना संगीन मामला या फिर कितना संगीन प्रहार स्वतंत्र पत्रकारों पर। देखिए, ये प्रहार तो है और सरकार को सिद्ध करना पड़ेगा। जिन 2 लोगों को अभी हिरासत में रखा गया है, न्यायिक हिरासत में रखा गया है, फिर पुलिस हो सकता है उसका रिमांड मांगे या ईडी रिमांड मांगे, जो भी उसकी परंपरा है। एक चीज जो साफ है कि वो ये कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको देश के सामने बताना पड़ेगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। 2021 में भी इस तरह के छापे पड़े थे और बता नहीं पाए थे कि ये जो आरोप हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तब भी यही चीज थी कि ये विदेशी चीनी पैसा इसमें लगा हुआ है। अभी भी यही आरोप हैं और इतने लोगों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की गई। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई वो सब कंट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब वो कोई एम्प्लॉयज नहीं है जो न्यूज क्लिक के, चाहे विशाल शर्मा हो या उर्मिलेश हो, ये कोई मतलब रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं है। ये न्यूज क्लिक के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। तो इसलिए ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है जिस तरह से कार्रवाई की गई। और अगर ऐसा करेंगे कि शाहीन बाग में आपने क्या कवर किया कि नहीं किया, ग्राउंड रिपोर्ट में दिल्ली दंगों में गए कि नहीं, किसान आंदोलन किया कि नहीं, आपका कोई ब्रिटेन में संबंध है क्या, ऑस्ट्रेलिया में है क्या, पोलैंड में है क्या, ये तमाम सवाल अगर करेंगे तो फिर देश में कोई पत्रकार बचेगा ही नहीं। तो और अगर इस तरह से आप
लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त करेंगे, तो ये तो किसी प्रजातांत्रिक हुकूमत में होता नहीं है इस तरह का काम, क्योंकि लैपटॉप और फोन में कई प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी होती हैं, कुछ प्राइवेट फोटोज भी होते हैं, पारिवारिक चित्र भी होते हैं, पारिवारिक चीजें भी होती हैं। जी। तो आप प्राइवेसी का इंक्रोचमेंट भी कर रहे हैं और व्यक्तिगत आजादी पर प्रहार भी कर रहे हैं, और आप अकाउंटेबल भी नहीं है किसी के प्रति। तो ये तो हमने सुना था ना पहले कि पेगासस सॉफ्टवेयर जो इन्होंने इजराइल से इंपोर्ट किया, उसके जरिए ढेर सारे लोगों की जासूसी की जा रही है, अभी भी की जा रही है। वो कोई उस पर रोक लग गई हो, बंद हो गए हो फोन, लोगों के बेडरूम तक खंगाले जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला प्रेस की आजादी का नहीं है, ये नागरिकों की आजादी का है कि किसी की भी आजादी पर प्रहार किया जा सकता है, उसमें प्रेस भी है। तो जब नागरिकों की आजादी सुरक्षित नहीं रहेगी तो मीडिया की कैसे रह सकती है। ये पहली बड़ी कार्रवाई है जब से ये सत्ता में आए हैं मोदी जी, और 10 साल होने आए। ये इसने जो सुना है वो करीबन 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है, और जिस तरह से अभिसार शर्मा बता रहे थे कि उनके घर पर सीआईएसएफ भी थी, पुलिस भी थी, महिला पुलिस भी थी, पूरी प्लाटून थी उनके घर पे, सुबह 6:30 बजे जब पहुंचे। तो ये तो बड़ा एक, इसको कहते हैं ना कि आप टेरर लिंक्स की जांच करने के लिए आतंकी हमला कर रहे हैं, मतलब ये है कि आप जांच कर रहे हैं टेरर लिंक्स की, और जिस तरह से बिना सूचना के आप इतने घरों में एक साथ प्रवेश कर रहे हैं, ये भी एक तरह का आतंकी हमला है जो सरकार के द्वारा वैधानिकता की आड़ में किया जा रहा है। जनता में इसका असर गलत हुआ है, जनता इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है, और इसका सरकार को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सरकार कोई चीज स्थापित नहीं कर पाएगी, सिद्ध नहीं कर पाएगी, तो मीडिया में बड़ी बदनामी होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बड़ी बदनामी होगी। जो संस्थाएं, वॉशिंगटन पोस्ट या विदेशी अखबार लगातार लिख रहे हैं इन चीजों को, उनको एक और आपने इशू दे दिया सरकार की आलोचना के लिए। जी। तो जी जी, लेकिन सर एक वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर फ़ायदा नहीं होगा सरकार को, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं एक डर का माहौल पैदा किया जाए उनके बीच में। ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि सरकार का ये जो रौब है या फिर खौफ फैलाने की जो कोशिश है, कथित कोशिश मैं कहना चाहूँगी क्योंकि मामला जाँच के अधीन है, तो फिर क्या हम पत्रकार करें जिससे कि हमारी स्वतंत्रता वो बरकरार रह सके? देखिए, इस कार्रवाई से पत्रकारों में डर तो पहुंचेगा, और स्वतंत्र पत्रकारों में भी पहुंचेगा, जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनमें भी पहुंचेगा, जो मीडिया के संस्थान है उनमें भी पहुंचेगा। और ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहुंचता है काम, डर पहुंचता है। तो मोहल्ले में अगर किसी के घर पुलिस आती है तो सारे दरवाजे अपने आप लोग बंद कर लेते हैं जी। तो ये तो होता है, इसका असर तो होगा, पर कितने दिन होगा, कितना लंबा होगा, किस तरह का होगा, अभी कह नहीं सकते जी। क्योंकि एक ये भी होता है कि अगर आपके पास, आप बहादुरी से इन चीजों का सामना करते हैं और तो आप फिर और ज्यादा बहादुर हो जाते हैं। तो जो लोग अभी आए हैं, कल छूट कर आए, कल दिन भर की जांच पूछताछ के बाद जी, वो लोग जो मीडिया से बात कर रहे हैं वो तो और ज्यादा
बहादुर होकर निकले हैं। कि क्या भारत में फिर से पत्रकारिता पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया है? क्या सीधे सीधे सत्ता को स्वतंत्र पत्रकारों से डर लगने लगा है, या फिर कहीं ना कहीं ये ध्यान भटकाने की कोशिश, या फिर बहुत बड़ी साजिश है जिसका खुलासा मोदी सरकार करना चाहती है? क्योंकि यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है पत्रकारों के खिलाफ, और ये खबर भी सामने आ चुकी है कि 7 दिनों का रिमांड प्रबीर पुरकायस्थ, जो कि न्यूज़ क्लिक के एडिटर इन चीफ है, उनके लिए दिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जुड़ चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, दिल्ली से अरुणा सिंह हमारे साथ नहीं जुड़ पाई, लेकिन सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका स्ट्रेट टॉक में। और ये जो हो रहा है न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों के साथ, सबसे पहले श्रवण गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि ये सिर्फ पत्रकारों पर प्रहार नहीं बल्कि नागरिकों पर प्रहार है, और इसका कुछ खास असर मोदी सरकार को कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि नागरिकों ने इसे बिल्कुल ही नकार दिया है। इसका बिल्कुल ही जो है बल्कि कहेंगे कि विरोध भी देखा जा रहा है नागरिकों के बीच। धन्यवाद नेहा जी। इस तरह की गतिविधियों से सरकारों को कोई फायदा नहीं मिलता। कोई भी लोकतांत्रिक समाज अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी तरह के हमले को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये अतीत में भी ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा ही हुआ। सरकार ने मेरा अपना मानना यह है कि कल की कार्रवाई के तहत से 2 चीजें हासिल करने की कोशिश की है कि एक तो बिहार में जो जाति जनगणना के बाद एक राजनीति पे नई बहस शुरू हो गई है, उस बहस को उसने बड़ी तरीके से टाला है, और जो सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने वाले पत्रकार हैं उनको डराने की भी कोशिश की है कि या तो जो सरकार से असहमत है उनके खिलाफ सरकार किसी भी सीमा तक जा सकती है। लेकिन इस तरह के प्रयास अतीत भी कभी सफल नहीं हुए। आप देखिए, कल जब छापे की कार्रवाई शुरू हुई तो सोशल मीडिया पे जो सक्रिय पत्रकार हैं एकदम बाढ़ आ गई। उस घटना के साथ ही लोग सक्रिय हो गए और कई प्रोग्राम लगातार लाइव चालू हो गए। बड़ी संख्या में उन कार्यक्रमों को लोगों ने देखा और लोगों ने इस तरह की कार्रवाई के प्रति अपना असंतोष भी व्यक्त किया। तो जो कल की कार्रवाई है, सवाल इस बात का है कि जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि न्यूज क्लिक के ऊपर आप 2 साल पहले से मुकदमा दर्ज किया है आपने, और इसकी आपने जांच की। उस जांच के क्या तथ्य सामने आए आपने किसी को नहीं बताया, अभी तक कोई जानकारी आपने नहीं दी। अगर किसी पत्रकार के खिलाफ कोई साक्ष्य मिला भी है तो आप सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे उसके घर जाने की इतनी भारी संख्या में पुलिस पर लेके जाने की क्या आवश्यकता है? आप उनको बुला लीजिए, आप उनको नोटिस दे दीजिए, कहीं कि साहब आप इस तारीख को इस समय हमारे दफ्तर में आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है जी। अगर कोई नहीं आया तो आप कहिए साहब फलाना व्यक्ति को मैंने एक नोटिस देके बुलाया, वो नहीं है, अभी कार्रवाई समझी जा सकती है। 2 साल पहले जो जांच हुई इसी न्यूज क्लिक के खिलाफ, उसमें क्या तथ्य सामने आए आप उसको सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पत्रकार, चाहे विशाल शर्मा हो, चाहे रमेश जी हो, माने भाषा सिंह को छोड़ के कोई भी न्यूज क्लिक का कर्मचारी नहीं है, उनके पेरोल पे नहीं है। वो उनके यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बदले में उनको पारिश्रमिक का भुगतान न्यूज क्लिक करता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो समर्थन कर रहे होंगे इस तरह की कार्रवाई का उन लोगों की तरफ से, कि अगर जब हम कहते हैं कि सिर्फ कंसल्टेंसी या फिर सिर्फ कुछ अलग तरीके से जुड़े हुए पत्रकार है, वो नियमित कर्मचारी भी नहीं है, तो क्या ये जायज़ और सही ठहराया जा सकता है कि ये चीनी प्रोपेगेंडा का फिर हिस्सा नहीं होगा? क्योंकि खबरों, बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि खबरों को लेकर ही संदेह है। नेहा जी, पहला सवाल है कि चीनी प्रोपेगेंडा है कि नहीं है। क्या इन पत्र जी ओके डिस्कनेक्ट आ गया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बात पूरी करें। सवाल यह है कि पहले तो यह साबित होना चाहिए कि क्या इन पत्रकारों ने कोई चीनी एजेंडा चलाया, इनके कोई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें वो सरकार के खिलाफ, देश की संप्रभुता के खिलाफ, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ इन्होंने कोई कार्यक्रम बनाया हो जिससे चीन की सरकार को या चीन के लोगों को मदद मिल रही हो? कोई कैसे चला सकता है? आप कह सकते यूं ही, क्या चीन का क्या इन लोगों ने या न्यूज क्लिक ने चीन की सरकार से पैसा लिया? चीन का कोई नागरिक है या चीन का कोई व्यक्ति है, अगर उसने पैसा कुछ दिया भी तो यह कैसे आपत्तिजनक हो सकता है? क्या चीन से भारत सरकार का या भारत के व्यापारियों का या भारत के लोगों का लेन देन नहीं है? अगर करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का व्यापार चीन के साथ हो रहा है,
भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार कर रहे हैं और आपत्तिजनक नहीं है, तो ये आपत्तिजनक कैसे हो सकता है? पहले तो ये तो बताया जाए कि आप एक अलग तरह का नैरेटिव है ना जी। अगर इन पत्रकारों ने, किसी भी पत्रकार ने देश के राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, कोई कार्यक्रम किया है जिससे आप चीन के उद्देश्य पूरे होते हैं, वो उनका कोई स्वार्थ पूरा होता है, आप उसको सार्वजनिक पहले करेंगे। आप मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो साक्ष्यों के लिए, पूछताछ के लिए आप उनको अपने कार्यालय बुला सकते हैं। सीधे रेड करना ये केवल एक लोगों को दहशत में डालना है, डराने की कोशिश करना है जी। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करना है। एक वैधानिक परंपरा है, जो व्यवस्था है उसके साथ एक मजाक है। जिनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करते हैं, आपको ये सोचना होगा कि उनकी आम शोहरत कैसी है, उनकी आम छवि कैसी है, लोग उनके बारे में किस तरह की धारणा रखते हैं, वो लोग किन तरह की गतिविधियों में शामिल, क्या ऐसे लोग हैं ये जो देश के खिलाफ की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे हैं? क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के खिलाफ कोई साजिश की है? क्या अतीत कोई इस तरह का साक्ष्य है पुलिस के पास? ये तरीका नहीं है ये केवल। लेकिन सबसे अच्छी बात है, संतोषजनक बात है कि इस कार्रवाई के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सामने खुलकर के आ गए, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने, और जो इनके साथ खड़े रहे। आप पुरकायस्थ को आप इससे पहले भी हिरासत में लिया गया था, आपने हिरासत में ले लिया। और ये भी है ना कि आप जो कानून उग्रवादियों के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है, टेरर फंडिंग के खिलाफ है, उस कानून का प्रयोग आप पत्रकारों के खिलाफ कर रहे हैं। कैसे इसको स्वीकार किया जा सकता है? कैसे इसको तर्कसंगत कहा जा सकता है? कैसे इसको देशहित में कहा जा सकता है? यह तो आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, पत्रकारिता पर हमला है, पत्रकारिता संस्थानों पर हमला है। अगर सरकार अगर बिना किसी तथ्यों के सामने लाए इस तरह की कार्रवाई के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जा सकता। और मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी, जिसमें बड़े समझदार लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, चुनाव के मुहाने पे आप खड़े हैं और 4-5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इस तरह की कार्रवाई से क्या जन समर्थन बढ़ता है? क्या, मुझे तो नहीं लगता। आपका समर्थक हो सकता है कि उसको खुश हो जाए, लेकिन आप केवल अपने समर्थकों तक ही बने रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर शायद जो समर्थक है चाहते जी, क्या डिजिटल मीडिया अब इतना प्रभावशाली हो गया है कि स्वतंत्र पत्रकारों को भी, मैं बल्कि कहूंगी कि उनमें भी एक खौफ पैदा करने की ये कवायद दिख रही है? क्योंकि जो लोग इस कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं, उनका ये सवाल ये भी है कि ये डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को कुचलने का या फिर उन लोगों में डर पैदा करने की एक कोशिश है। सुनील सर जी, मैं एक बार दोहराइए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या डिजिटल मीडिया मौजूदा वक्त में इतना प्रभावशाली हो गया है कि सरकार को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी? क्योंकि जो आलोचना कर रहे हैं, ये कार्रवाई जो हुई है न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों के खिलाफ, वो लोग ये कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का प्रभाव बढ़ गया है और इसीलिए स्वतंत्र पत्रकारों में एक डर पैदा करने के लिए, क्योंकि कई स्वतंत्र पत्रकार हैं जो अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और वहाँ पर सत्ता की आलोचना में या फिर सत्ता की जो नीतियाँ हैं उसकी खुलकर आलोचना कर रहे हैं और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की जो पत्रकारिता संबंधी गतिविधियां चल रही हैं, उनको लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो उसके असर से कैसे आप इनकार कर सकती हैं? अगर उनकी व्यापकता, उनकी पहुंच लाखों लोगों के बीच में है और यह एक विश्वास के साथ लोगों के बीच में है, तो आप इससे कैसे इनकार कर सकती हैं? जी। अगर लोग चाहते हैं कि एक स्वतंत्र पत्रकार, और जो लोग इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं उनको लोग आर्थिक मदद भी दे रहे हैं, उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनकी मेंबरशिप ले रहे हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं बिना किसी बाध्यता के, अपने स्वेच्छा, और यह तादाद छोटी मोटी नहीं है। अगर यह ऐसा अगर हो रहा है तो इसको आप अविश्वसनीय कैसे कर सकती है? फिर अगर इसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है, इससे जुड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो फिर किसी भी सरकार के लिए सबसे चुनौती है जो आलोचना को बर्दाश्त नहीं करती। आप हो रही आलोचनाओं के उन बिंदुओं को संशोधित करने या ठीक करने का प्रयास कीजिए, बजाय इसके कि आप जो आलोचना करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। संभव नहीं है।
ये तरीका नहीं होता ना कि आप जो संदेश वाहक है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने लगे, इससे आपकी छवि नहीं बनती। आलोचनाएं होंगी ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचनाओं का आप रोक नहीं सकती। सर आलोचना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कैसे? उन बिंदुओं को आप ठीक करने का प्रयास कीजिए जिनको लेकर के आपकी आलोचना हो रही है। जी, जिन खबरों को लेकर सवाल किए गए, जैसे कि जब पुरंजोय गुहा बाहर आए, ठाकुरता उन्होंने जब बात की मीडिया के सामने, तो उन्होंने कहा कि वो सेट ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो बार बार रिपीट किए गए, जैसे क्या आपने शाहीन बाग को कवरेज किया, क्या आपने दिल्ली दंगा पर रिपोर्टिंग की थी, क्या आपने किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग की थी। तो ये जो आंदोलन हुए हैं देश में या फिर जो हिंसा हुई है, इसके बारे में सवाल किए जा रहे हैं। ये तो तमाम वो मुद्दे हैं जो सत्ता की नीतियों पर उठ रहे थे। ये सवाल सत्ता ने जो नीतियां बनाई, जो नीति निर्धारण किया, उसको सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। तो फिर ये आतंकवादी गतिविधियां कैसे करार दिया जा रहा है? ये देखिए ना, हमको आपको नहीं पता है कि क्या सवाल पूछे गए, लेकिन जिनसे सवाल पूछे गए उन्होंने आकर के बताया कि हमसे क्या सवाल पूछे गए जी। और जब इस तरह के आप सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि मैं टेरर फंडिंग को लेकर के जांच कर रहे हैं, तो कोई कैसे विश्वास करेगा? सवाल है कि आप, ये तो हुआ ना कि आप उन बिंदुओं की चर्चा में नहीं आने देना चाहते हैं जिन बिंदुओं को लेकर के ये पत्रकार आपके आलोचक है जी। ये तो सरकार इसमें कटघरे में खड़ा होती है। ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है वो कटघरे में खड़ा होती हैं कि आप टेरर फंडिंग के नाम पर पत्रकारों को डराने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पत्रकार जो सरकार की आलोचना में कर रहे हैं वो अपनी आलोचना की गतिविधियों को रोके। ऐसा संभव है? ये हो सकता है क्या? बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो भी तरीका इस तरह के डराने की जो कोशिश है, ये जो अभिव्यक्ति किया जा रही पर या पत्रकारिता पर जो हमला करने का प्रयास किया जा रहा है, यह सरकार के हित में नहीं है। इससे सरकार की छवि और खराब होगी। उनके पर मुझे लगता है सरकार की को अब शायद छवि की नहीं पड़ी है, इसलिए जब भी नैतिकता की कोई बात आती है तो सरकार किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करती। ईडी और सीबीआई इसके छापे जो है लगातार हम देखते हैं कि विपक्ष के नेता हों या फिर कुछ पत्रकार हैं उनके खिलाफ, क्या हमने सिद्दीक कप्पन के मामले में देखा कि बिना कुछ सबूत के उन्हें महीनों बल्कि लगभग 2 साल तक जेल में बिताना पड़ा। तो क्या इसी तरह का कोई एक एपिसोड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जो स्वतंत्र पत्रकार है वो चेत जाए, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, चुनावी वर्ष में शायद सत्ता से सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे और इसीलिए ये कोशिशें बढ़ा दी गई हैं, या फिर ये जो है कार्रवाई जो है अब और आक्रामक हो जाएगी? सवाल ये ना कि जिन बिंदुओं पर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसको ठीक कीजिए। सवाल तो पूछे जाते रहेंगे, लगातार पूछे जा रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है अपने सवाल उठाने के लिए, और सवाल तो सरकार से ही पूछे जाते हैं ना। और सरकार से अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी जी। अगर आप विश्वसनीय बने रहना चाहते हैं, लोग आपको सुने, आपके साथ जुड़ने का प्रयास करें, आपकी बात को समझने का प्रयास करें, तो आपको जन सरोकार की पत्रकारिता करनी पड़ेगी। सरकार के पक्ष में खड़े होकर के आप अपने आप को विश्वसनीय नहीं बना सकते, संभव ही नहीं है। पत्रकार वही है जो सरकार के खिलाफ है। सैद्धांतिक मान्यता यह है कि पत्रकारिता अस्थायी विपक्ष है, वो किसी का और ये देश का दुश्मन नहीं होते। सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल नहीं होते। समर्थकों को और भक्तों को समझाना मुश्किल होता है कि ये सरकार से सवाल खड़ा करना देश के खिलाफ खड़ा होना थोड़ा होता है जी। अगर आप देश के शुभचिंतक हैं तो आपको सरकार से सवाल खड़ा करना पड़ेगा। सरकार के उन नीतियों कार्यक्रमों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी जो जन विरोधी हैं, जिससे देश और समाज का फायदा नहीं होने वाला है, और इसलिए आपको सवाल खड़े करने हैं। सरकार तो काम करने के लिए होती ही है, सरकार की तारीफ करने के लिए आप थोड़े बने हैं। और अगर आप तारीफ करेंगे तो आप विश्वसनीय नहीं रह सकते, संभव ही नहीं है। आपको जन पक्षधरता की ही पत्रकारिता करनी पड़ेगी, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर ही बात करना पड़ेगा, सरकार की विफलताओं को लोगों के साथ सामने लाना पड़ेगा, उन बिंदुओं को सामने लाना पड़ेगा जिससे समाज और देश प्रभावित हो रहा है। सर एक सवाल ये कि जितनी आक्रामकता से स्वतंत्र पत्रकारों को जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई या फिर जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि उनकी आलोचना जो है बीजेपी के सांसद नेता करते रहते हैं, क्या उनकी तरफ से सामूहिक रूप से इसका विरोध किया गया जितना विरोध की अपेक्षा थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि भारत में जो बचे खुचे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो निष्पक्ष और निर्भीक होकर सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी जो है निर्भीकता और निष्पक्षता बनी रहे, क्या उतनी आक्रामकता
सकारात्मकता सभी स्वतंत्र पत्रकारों की तरफ से आपने देखी कि हाँ, सबने जो है खुलकर जो मोर्चा है वो सत्ता के खिलाफ खोल दिया है? बिल्कुल, देखिए जो लोग सरकार के खिलाफ खड़े, आप देख लीजिए ना। अब तो आप ये तो ऐसे तथ्य हैं जिसको आप झुठला नहीं सकती हैं और ना नए तथ्य आप गढ़ सकती हैं जी। जिस समय ये सुबह सुबह कार्रवाई हुई, सोशल मीडिया पे सक्रिय जो पत्रकार हैं और उनके द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए उनकी संख्या देख लीजिए आप, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आप ये भी देख लीजिए कि उनको सुनने वाले लोगों की तादाद कितनी थी। उन कार्यक्रमों के होने के बाद कितने लोगों ने उन कार्यक्रमों को देखा और सुना। ये तो ऐसे तथ्य हैं जो पब्लिक डोमेन में है, जिसके लिए आपको कोई जांच पड़ताल नहीं करनी है, कोई फाइल नहीं पलटनी है, सब कुछ आपके सामने है। और ये कितने कार्यक्रम हुए, कितने बजे कार्यक्रम शुरू हुए, कितने लोगों ने देखा, कितनी आक्रामकता थी, सरकार से कितने सवाल पूछे गए, किस तरह के सवाल खड़े किए गए, सब कुछ सामने है जी। एक मेरा मानना यह है कि जो जन पक्षधरता की पत्रकारिता करने वाले लोग हैं वो तुरंत सक्रिय हुए और उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे लोग नहीं है कि जो सरकार की इस कार्रवाई से लोग डर करके चुप हो गए। बिल्कुल, और यही मेरी अपनी समझ है कि ऐसे लोगों के साथ एक बेहतर संवाद काम करने के लिए सरकार को भी उन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए जो इन लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना, क्योंकि अब सवाल जो है वो काफी अब पूछे जाएंगे। चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव का बिगुल तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूंक दिया है। बीआरएस को लेकर जो स्टेटमेंट उन्होंने तेलंगाना में दी, साफ पता चलता है कि एनडीए की छवि को भी वो कहीं ना कहीं जो दुरुस्त करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये जो कार्रवाई है, ये जातिगत जनगणना से जनता का ध्यान किस हद तक डाइवर्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं डाइवर्ट कर पाएगी, बल्कि दोनों घटनाएं मिलाकर के सरकार के खिलाफ ज्यादा माहौल बनेगा। जाति जनगणना को लेकर के लोगों के मन में जो सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा, उसको यह जो पत्रकारों के खिलाफ जो छापे हैं, इस घटना से वो ये बात और गंभीर हो जाएगी कि सरकार लोगों का हित नहीं चाहती। सरकार समाज में पिछड़े लोग जो हैं उनको आगे लाने का प्रयास नहीं कर रही है। यह बात, और इस चीज से, इस छापों से उस विषय पर जो एक राजनीतिक विमर्श पैदा किया गया है, वो विमर्श रुकने वाला नहीं है। इसलिए नहीं रुकने वाला है कि उससे जो राजनीतिक विमर्श पैदा हो रहा है वह लोगों के सशक्तिकरण का विमर्श है, और लोगों के सशक्तिकरण के विमर्श को आप रोक नहीं सकते हैं केवल थोथी बातों से। सशक्तिकरण के विमर्श को आप सशक्तिकरण की कार्रवाई से ही आप काउंटर कर सकते हैं। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने लोगों को आगे लाने के लिए क्या किया गया। लोगों को 5 किलो अनाज देना उनका सशक्तिकरण नहीं है, और इसके अलावा आप कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी यह कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जाति गरीबी है और गरीबों की सेवा करने के लिए वो हैं, तो आप गरीबों की सेवा करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय था। आपके पास यह समय था कि आप 9.5 साल से आप सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री रहे गुजरात सरकार के। आपको ये बताना होगा कि आपने गरीबों के लिए कितने भलाई के कार्यक्रम किए जी। देश में जो गरीबी और अमीरी के बीच में खाई बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए आपने क्या किया? जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने, सामाजिक सुरक्षा देने, उनके परिवारों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए आपने क्या कार्य किए हैं? आपके पास अब ये नहीं है ना, आप विपक्ष के नेता नहीं है कि आप आलोचनाओं से आपका काम चल जाएगा। एक सवाल आपको ये बताना आपने किए क्या है, और बिना ये विवरण दिए आप लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। एक सवाल देश के नागरिकों की तरफ से भी सर, जब इस तरह की बात आती है तो नागरिक जो कार्रवाई के खिलाफ हैं वो ये कहते हैं कि वो वोट के चोट से जो है सरकार के खिलाफ अपना अविश्वास या फिर जो उनकी कार्यशैली है उसका विरोध जताएंगे। लेकिन क्या सर चुनाव में ही किसी भी सरकार को जवाब दिया जा सकता है, या फिर आम नागरिक क्या ऐसा करे कि वो इस तरह की जो कार्रवाई है, जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये या तो बदले की कार्रवाई है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कथित कार्रवाई है, एक आम नागरिक के पास ऑप्शन क्या क्या है? सरकार से असहमत होना। चुनाव तो एक बड़ा अवसर है ही है। चुनाव एक बड़ा अवसर है जिसमें आप सरकार से अगर आप असहमत हैं, उसके कार्यक्रमों से आप असहमत हैं, तो आप अपनी राय व्यक्त करते हैं और उसका असर पड़ता है। समय समय पर आप जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं।
इसीलिए तो हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं कि हमारे पास अधिकार है सरकार से असहमत होने का, असहमति को एक प्रभावी तरीके से व्यक्त करने का। उन कार्यक्रमों को लोग व्यक्त करते हैं, जुलूस निकालते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, उन कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। लेकिन सर पिछले 9 वर्षों में जो जन चेतना है, बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर ही जन चेतना का हमने कोई तस्वीर देखी हो, जन चेतना लगभग जो है खामोश हो गई है। क्या आपको लगता है कि अब दोबारा से, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई हुई है और जिसको जनता ने नकार दिया, खुद श्रवण गर्ग जो देश के जाने माने पत्रकार है, उन्होंने ये बात कही है, तो क्या जन चेतना अब जागना शुरू हो गई है? जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे असहमत हूं। अगर ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर के लोगों ने रामलीला मैदान दिल्ली का भर दिया, तो क्या यह जन चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है? क्या अगर किसानों ने किसान कानून के विरोध में 1 साल से ज्यादा समय तक आंदोलन किया, तो क्या वह जन चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है? क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में लोगों को उनको समर्थन देना, उनके साथ उनके कार्यक्रमों में भाग लेना, विभिन्न जगहों पर उनके सार्वजनिक सभाओं में विपरीत मौसम के बावजूद उनके भाषण, उनके कार्यक्रमों में शरीक होना, क्या वो जन चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है? आप सड़कों पर मूल्य वृद्धि के खिलाफ लोगों का उतरना, किसानों का उतरना, क्या जन चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है? शाहीन बाग का प्रदर्शन जन चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है? जी। कल जो पश्चिम बंगाल के विधायकों सांसदों ने दिल्ली में किया, क्या वो जन चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है? लोग ऐसा नहीं, आप हम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि कर्नाटक यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई कि लोग, जो जनता जो है वो बड़ी तादाद में मोदी सरकार की भक्त है, या फिर उनकी नीतियों का स्वागत करती है, या फिर पुरजोर समर्थन करती है। ये भ्रम की स्थिति पैदा की गई। नहीं, ये भ्रम जो पैदा कर रहे हैं उनके लिए है जी, उन लोगों के लिए नहीं है जो खिलाफ में है जी। क्योंकि जो अगर लोग ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में भर देते हैं उसको, बिना अपने आप आकर, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था जी, लोगों को ढोक नहीं लाया गया, लोग अपने स्वतः चल कर गए, लंबी लोगों ने यात्राएं निकाली। हिमाचल में सेब उत्पादक किसानों ने जीएसटी को लेकर के प्रदर्शन किया जी। तो क्या ये जन चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है? सरकार से असहमति की अभिव्यक्ति नहीं है ये? सवाल यह है कि जहां भी लोगों के पास अवसर है, लोग अपनी बात को कहने के लिए निकल रहे हैं, कह रहे हैं। हम जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उन लोकतांत्रिक अधिकार के सीमा में रहकर लोग अपनी बात कह रहे हैं। लोग सरकार के खिलाफ सामने आ रहे हैं जी। मैं जानना चाहता हूं आपसे, 1 साल तक अगर किसानों ने 1 साल का दिन, कोई छोटा मोटा दिन होता है क्या? बिल्कुल। अगर ये किसानों ने पूरे समय तक दिल्ली को घेरे रखा और अपने आंदोलन को जारी रखा और सरकार को विवश किया कि अपना कानून वापस ले ले, तो क्या यह जन चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है? मुझे लगता है कि लोग अपने विरोध की ताकत से लोग सहमत हैं और उनको पता है कि उनको किस मौके पर क्या बात करनी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। बहुत बहुत आभार इसका आपको हम देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर जुड़ने के लिए। और आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया अपना फीडबैक अवश्य भेजें, क्योंकि आपके फीडबैक की हमें आवश्यकता रहती है। शिकायत और सुझाव दोनों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन भारत की जब बात आती है, जब देश हित की बात आती है, तो सवाल पूछना बहुत लाजमी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात भी कही जाती है कि पत्रकारिता का स्वतंत्र होना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र का जो है परिचायक होता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि देश के नागरिक भी अपने अधिकारों को समझे और ये भी समझे कि जो पत्रकार है वो उनकी आवाज़ ही उठाता है, वो उनके सवाल ही सत्ता के सामने खड़े करने की कोशिश करता है। आप निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता को यूं ही समर्थन देते रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।